अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें डिस्कस करनी है कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो आपके स्टडी हब में मौजूद है। ठीक है, यानी कुछ थ्योरेटिकल एरियाज हैं, डेफिनेशन वगैरह हैं जो आपके स्टडी हब में मौजूद है, वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहला जो एरिया हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा। कि अकाउंटिंग डेटा के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कि अकाउंटिंग डेटा के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, सो कह रही है कि फॉर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल इट शुड हैव दीज करेक्टरिस्टिक्स, के यूजफुल इंफॉर्मेशन या यूजफुल अकाउंटिंग डेटा के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो हम कहेंगे हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अब वो करेक्टरिस्टिक्स बाय नेम कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले रेलेवेंस, faithful representation, comparability, then verifiability, timeliness and understandability। ठीक है, ये जो है वो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो है वो फैक्टर्स हैं जो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो रेलेवेंस का है। अब रेलेवेंस का मतलब क्या है? देखिए, एक चीज होती है रेलेवेंट और एक चीज होती है इररेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब वो होता है कि भाई जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सके, वो चीज जो है वो रेलिवेंट है। यानी जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सके, वो क्या है, वो रेलिवेंट कहलाएगी। और जो आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर रही है, उसका आपके डिसीजन पे कोई इम्पेक्ट नहीं है, तो वो हम क्या कहेंगे भाई, वो क्या है, वो इररेलेवेंट है। ठीक है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, वो रेलिवेंट होनी चाहिए। यानी वही इन्फॉर्मेशन, यानी देखिए जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है वही काम की है ना एक तरह से। ठीक है, तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, चेंज कर सकती है, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, उस इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंस में आप डिसीजन जो जो आप डिसीजन ले रहे हो वो कुछ और है, और अगर विदाउट उस इन्फॉर्मेशन के आप डिसीजन ले रहे हो वो कुछ और है। इसका मतलब है कि उस इन्फॉर्मेशन ने आपके डिसीजन को इम्पेक्ट किया है, यानी उस इंफॉर्मेशन ने आपके डिसीजन को इम्पेक्ट किया है। ठीक है, इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो वो रेलिवेंट कहलाएगी। तो इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट व्हेन इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन मेड बाय द यूजर। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल कहलाएगी जब उसमें सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहला पॉइंट कि वो क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी। ठीक है, जब वो रेलिवेंट होगी तो हम कहेंगे वो हमारे लिए यूजफुल है, नहीं जब वो रेलिवेंट होगी तो हम कहेंगे वो यूजफुल है। ठीक है, सो रेलिवेंट का मतलब जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करे वो क्या है, वो रेलिवेंट होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट वन क्या है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन सच्ची हो, झूठी ना हो। सही है, यानी फेथफुली वो चीज करेक्ट हो, यानी वो चीज फेथफुली क्या हो, करेक्ट हो। ठीक है, तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के अंदर तीन पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला कि इन्फॉर्मेशन क्या हो, कंप्लीट हो। सही है, न्यूट्रल का मतलब है कि अनबायस्ड हो, यानी बायसनेस से फ्री हो। सही है, उसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई बायसनेस शामिल ना हो। ठीक है, एंड थर्ड वन, फ्री फ्रॉम एरर। अब फ्री फ्रॉम एरर का मतलब है कि बड़े बड़े एरर से फ्री हो, छोटी मोटी जो है वो एक एक दो दो रुपए की, अगर आप इतनी छोटी चीजों में नहीं पढ़ोगे, मतलब मटीरियली जो है वो मेजरली जो है वो फ्री फ्रॉम एरर हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन शुड फेथफुली रिप्रेजेंट द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ द बिजनेस। कि भी इंफॉर्मेशन जो है वो फेथफुली करेक्ट होनी चाहिए, यानी सच्ची हो, झूठ झूठ शामिल ना हो, चीज कंप्लीट हो, कोई चीज छुपाई ना गई हो, न्यूट्रल हो यानी फ्री फ्रॉम बायसनेस हो, फ्री फ्रॉम एरर हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो फेथफुली करेक्ट होनी चाहिए। देन कंपेरेबिलिटी, कि इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपेरेबल का मतलब ये होता है कि भी हम कंपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो कंपेयर कर लिया, अपने ही पास से आपने कंपेयर कर लिया कि भाई इस साल जो है अगर ये कॉस्ट है तो लास्ट ईयर इस मंथ में क्या कॉस्ट थी, लेटर सपोज, या आप इस साल अगर ये सेल्स है तो पिछले साल क्या सेल्स, तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जब वो कंपेरेबल हो, अब कंपेयर आप चाहो तो अपने ही पास से कर सकते हो या चाहो तो आप कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली करेक्टरिस्टिक रेलिवेंट हो, फिर फेथफुली रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि सिंपली वो कंप्लीट हो, फ्री फ्रॉम एरर हो और बायसनेस उसमें ना हो। ठीक है, फिर कंपेरेबल हो। ठीक है, फिर वेरीफाइबिलिटी। बेटा क्या मतलब वेरीफाइबल होने का? देखिए, वेरीफाइबल का मतलब होता है नहीं सिंपली वेरीफाई हो सकती हो, यानी जो सिंपली वेरीफाई हो सकती हो। ठीक है, भाई आपके अकाउंट्स दिखा रहे हैं कि भाई कैश मौजूद है 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप फिजिकली जाओ ड्रॉ चेक करो भी 2 लाख कैश है या नहीं है। सही है, तो ये चीज वेरीफाई हो गई ना। तो वेरीफाई मतलब चीज वेरीफाई हो सकती हो,
उसके लाइक आपने जो है वो आपने खुद जाके चेक कर लिया काउंट करके कि भी इतना कैश बन रहा है नहीं बन रहा है, या आपकी कोई ट्रांजेक्शन उसे वेरीफाई करना, तो कोई ना कोई उसका एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट मौजूद हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसके उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एविडेंस होने चाहिए कि वो चीज़ वेरीफाई हो सकती हो, ठीक है। तो वेरीफाइबल हो, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, नहीं उसको वेरीफाई करना पॉसिबल हो, ठीक है, उसको वेरीफाई करना क्या हो, पॉसिबल हो, ठीक है। देन टाइमलीनेस, कि भाई इंफॉर्मेशन वही अच्छी जो टाइम पे आपको मिल जाए, यानी इन्फॉर्मेशन वही चीज आपको टाइम पर अवेलेबल, अगर वो टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो जाहिर है वो अपनी वैल्यू जो है वो लूज कर देगी। तो इन्फॉर्मेशन वही अच्छी है जो टाइम पर आपको अवेलेबल हो, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन पुरानी पुरानी होती जाएगी उतनी वो वैल्यू भी लूज करती जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन वही अच्छी है जो टाइमली अवेलेबल हो। अगर इन्फॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल नहीं है तो वो गुड इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी या फिर यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल हो, इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि वो क्या हो, वो अंडरस्टैंडेबल हो। अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या है, देखिए अब अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये है कि जो समझने में आसान हो, लेकिन अंडरस्टैंडेबल कहलाने के लिए भी ना कुछ शराइत का मौजूद होना जरूरी है। कि जिसको आप समझाना चाह रहे हो, जिसको आप समझाना चाह रहे हो, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसको आप समझाना चाह रहे हो, पहला उसके पास कुछ प्रायर नॉलेज हो कि वो इस चीज को समझ सके। यानी उसके पास जाहिर है, अगर आप जो है सेल्स रिपोर्ट किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके पास कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो ही वो समझ पाएगा ना। तो उसके पास जो है वो कुछ नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि भी वो विलिंग होना चाहिए, कि वो विलिंग हो टू अंडरस्टैंड, यानी वो विलिंग टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आप अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हो जो 5-6 साल का है, लेटर सपोज, ठीक है। अब ना वो ये समझने में विलिंग है, दूसरा ना उसको ऐसे नॉलेज है, फिर आप बोलोगे तो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी अंडरस्टैंडेबल कहलाने के लिए पहली चीज कि वो विलिंग हो, सही है, और दूसरा उसके पास उसको समझने के लिए नॉलेज भी हो, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें कि करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा। तो कह रहे हैं फॉर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू बी यूजफुल इट शुड हैव दीज करेक्टरिस्टिक्स। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले रेलेवेंस, यानी वो चीज रेलिवेंट होनी चाहिए, सही है। यानी इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब है कि जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है, जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो आपके डिसीजन को चेंज कर सकती है, ठीक है। इरेलीवेंट चीजें जाहिर है बेटा, जो इरेलीवेंट चीजें होती हैं छोटी मोटी इस तरह से इरेलीवेंट चीजें होती है, वो जाहिर है आपको डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करती। तो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, फेथफुली करेक्ट होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट हो, बायसनेस से फ्री हो, फिर उसमें कोई एरर्स ना हो, फिर कंपेरेबल हो कि आपसे कंपेयर कर सकते हो भी, लास्ट ईयर से कर लिया, उससे लास्ट ईयर से कर लिया, या आपने कॉम्पिटिटर से कर लिया, ठीक है। चीजें वेरीफाइबल होनी चाहिए कि आप किसी तरह से उसको एविडेंस से कुछ उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, आप उसे वेरीफाई कर लो, या फिजिकली भी कैश की बात हो अपनी जगह चेक कर लिया कितना है या नहीं है। टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी वो चीज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अब अंडरस्टैंडेबल होने के लिए दो कंडीशंस के सामने वाला विलिंग है समझने के लिए, और दूसरा उसके पास कुछ प्रायर नॉलेज भी है। तो बेटे ये सब जो है ना, देखिए थ्योरेटिकल एरिया से पहला हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वन, हाउ अकाउंटिंग डेटा इज यूज, भी किस तरह से अकाउंटिंग डेटा जो है वो यूज होगा, ठीक है। अब इसमें देखें जो पहली चीज है वो है लोकेटिंग अकाउंटिंग डेटा, कि हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं अकाउंटिंग डेटा को, ठीक है। अच्छा अब देखें, फॉर यूजर्स टू फाइंड द अकाउंटिंग डेटा दे नीड एफिशिएंटली, ठीक है। इट इज क्रूशियल दैट द डेटा इज करेक्टली कैटेगराइज्ड एंड कोडेड एंड दैट डेटा बेसिस आर केप्ट अप टू डेट। देखिए आपको वो चीज, वो डेटा आपको ढूंढना है, लेटर सपोज, ठीक है। अब उसको ढूंढने के लिए आपको ये कि वो डेटा पहले जब आपने इसको प्रिपेयर किया था या स्टोर किया था तो प्रॉपरली जो है ना आपने प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर किया हो, कोई इसमें कोडिंग वगैरह कुछ इस तरह से यूज किया हो कि बाद में कोड की हेल्प से जो है चेक कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, और वो हमेशा वो क्या हो, अप टू डेट हो, ठीक है। आपका डेटा बेस जो अप टू डेट हो, ठीक है। तो लोकेटिंग अकाउंटिंग डेटा के भी कैसे आपने डेटा को लोकेट करना है, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए आप ये देखें कि यूजर्स looking for data will query the accounting system for the necessary information। देखिए अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो या आप किसी चीज को, यानी आपको किसी लोकेट करनी है, ठीक है, तो एक उसका ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को चीज प्रोवाइड करनी है, आप उस चीज को ढूंढ रहे हो, तो आपको यानी डेटा जो है वो एक चीज रिपोर्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है कि आप सेल्स रिपोर्ट ढूंढ रहे हो, आप प्रोडक्शन रिपोर्ट ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट वाइज भी जो है ना चीजें जो है अवेलेबल होती हैं। भाई आपको जो है वो मंथली परचेजिंग और सेल्स रिपोर्ट हो गई, ठीक है, सबको पूरे मंथ की जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगे, तो चीजें इजीली लोकेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर एक ऑप्शन होता है डैशबोर्ड्स का। डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, भाई जैसे आपने आपने लॉग इन किया, जैसे आपने उसको ऑन किया, अब आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे इन्होंने एक डैशबोर्ड बना के दिया हुआ है आपको। इसमें जितनी भी मेन मेन चीजें ना वो समराइज फॉर्म में आपको सामने ही दी गई है, मतलब कैश का बैलेंस सामने है, ठीक है, पेबल
इसके अलावा देखो कुछ रेशियोज वगैरह भी चैप्टर 1 के सिलेबस में नहीं है, खैर इन्होंने आप, लेकिन आपको एक विजुअली इन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है कि यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें ना एक साथ स्क्रीन पे दे दी गई है समराइज फॉर्म में। अब जो यूजर है अगर वो कैश बैलेंस में इंटरेस्टेड होगा वो यहाँ क्लिक करेगा कैश बैलेंस के ऊपर, अगर वो इस चीज में इंटरेस्टेड है वो यहाँ क्लिक कर देगा, ठीक है। तो सिंपली लेकिन डैशबोर्ड में ये होता है कि भी बहुत सारी चीजें समराइज फॉर्म में एक साथ जो है वो स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होती है। आप एज अ यूजर आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो आप उस पर क्लिक करोगे और आपको उसकी डिटेलिंग जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो चीजों को लोकेट करना है, हम रिपोर्ट की फॉर्म में चीजें अवेलेबल होती हैं, इसके अलावा इस तरह डैशबोर्ड की फॉर्म में भी, कि अब आपको एक डैशबोर्ड का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे कितना सब चीजें एक साथ प्रोवाइड कर दी गई एक समराइज फॉर्म में। अब आपको जिसके बारे में डिटेलिंग चाहिए होगी आप उस पर क्लिक करोगे और आपको उसके बारे में जो है वो फर्दर जो है वो डिटेलिंग जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा लोकेट कर रहे हो आप डेटा को, आप डैशबोर्ड की हेल्प ले सकते हो, यानी डैशबोर्ड यूज कर सकते हो, आप रिपोर्ट्स यूज कर सकते हो। फिर डायरेक्ट सर्च भी आपने डायरेक्ट जो है वो आपने जो है अपने रिकॉर्ड्स में जो है जाके कुछ सर्च कर दी कि आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोड्स यूज हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में कोई कोड है तो आपने वो कोड इंटर कर दिया तो इससे वो जो है आपको ट्रांजेक्शन जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम अपने सिस्टम में नहीं कोई चीज सर्च करते हैं, आप यहाँ पे कोई चीज सर्च करोगे तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट लेटर से पता है, उसका नाम यहाँ पे इंटर किया आपको वो शो कर देगा भी कहाँ पे सेव हुआ हुआ है किस तरह से, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। फिर इसके अलावा एक चीज है कस्टम क्वेरी। देन कस्टम क्वेरी आप सिंपल देखो कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज सर्च करेंगे, कुछ लोकेट करेंगे। अब जो यूजर है यानी जो चीज लोकेट करना चाह रहा है वो कह रहा है फॉर एग्जांपल कि यूजर मेक क्वेरी सिस्टम टू डिस्प्ले ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 100,000। उन्होंने अपनी क्वेरी कस्टमाइज किया कि भाई हमें वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो डिस्प्ले करे जो 100,000 से ऊपर है प्रीवियस क्वार्टर की, और जो नहीं पेड हुई होंगी विद इन 60 डेज की, भी 1 लाख से ऊपर की सेल्स ट्रांजेक्शन लास्ट क्वार्टर की जो विद इन 60 डेज पे नहीं हुई है हमें वो सारी हाईलाइट करते हैं। तो इस तरह से कई दफा जो है वो क्वेरीज आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, क्या चीज आप सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये वाली चीज भी होती है। तो लोकेटिंग डेटा, एक ऐसे डेटा को हमें लोकेट करना है, ठीक है। तो जो हम रिपोर्ट फॉर्म में लोकेट कर सकते हैं, हम ये डैशबोर्ड्स वाली चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभार ये इस तरह से कस्टम क्वेरी भी हो सकती है कि भाई हमें ये हमें लाइक सेल्स चाहिए जो 1 लाख से ऊपर है, 2 लाख से ऊपर है, पर लेडिस चाहिए जिसकी ट्रांजेक्शन हो इस तरह से, तो आप इस तरह कस्टमाइजेशन यानी कस्टमाइज भी आप जो क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। देन डिस्प्लेइंग अकाउंटिंग डेटा, कि आप किस तरह से डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो। तो पहली चीज टेबल्स यूज कर लो, टेबल यानी टेबुलर फॉर्म में इसमें कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम्स वगैरह होते हैं, रॉज होती हैं, तो आप टेबल यूज कर सकते हो प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आपको रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा टेबल्स में ये होता है कि भाई आपको जो है ना टेबल बेसिकली यूज किया जाता है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे आपके मंथली सेल्स की रिपोर्ट है तो उसमें पूरे मंथ की सेल्स के नंबर्स लिखे होंगे, तो उसके लिए आप टेबल बना सकते हो, कॉलम्स बना लोगे, रॉस बना लोगे, ठीक है। तो टेबल का ऑप्शन होता है। टेबल्स में आपको आसानी रहती है कि आपको डेटा जो है ना सारा एक जगह पे वन शॉट नजर आ रहा होता है, उसमें से आप कुछ भी सॉर्टिंग करनी है, कुछ भी इस तरह से आपको करना है तो आप चेक कर सकते हो आराम से। रिपोर्ट्स का ऑप्शन होता है कि आपने रिपोर्ट्स की फॉर्म प्रेजेंट कर दिया, कि आपने कोई रिपोर्ट बना दी, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट बना दी, प्रोडक्शन रिपोर्ट बना दी, ठीक है। तो डेटा को डिस्प्ले करने की बात हो रही है, कैसे आप जो है उसको प्रेजेंट करोगे, डिस्प्ले करोगे, तो टेबल की फॉर्म में कर सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, आप ग्राफ यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप ग्राफ यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ भी बहुत सारी तरह के अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। आपने ग्राफ सी एमओ ने पढ़े हुए भी है कि ग्राफ की टाइप होती है, बट अगर नहीं पढ़े अभी तक तो कोई मसला नहीं है, ग्राफ्स कौन कौन से मैं देख लेते हैं। तो हम बात करें डिस्प्लेइंग अकाउंटिंग डेटा के ऊपर, तो डिस्प्ले करना है डेटा, आप टेबल्स यूज कर लो, सही है। न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए टेबल यूज किए जाते हैं। आप रिपोर्ट्स बना लो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट जो आपको रिक्वायरमेंट है। आप ग्राफ्स यूज कर लो। अब ग्राफ्स बेसिकली कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लाइन चार्ट। सबसे पहले कौन सा है भाई? लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट जो है वो हम कब और कहाँ यूज कर सकते हैं? जब हमें किसी चीज का ट्रेंड शो करना है, हमें किसी चीज का ट्रेंड शो करना है। ट्रेंड का मतलब होता है कि भाई हमें ये देखना है कि भाई किसी भी चीज में ओवर द लॉन्गर टाइम पीरियड क्या चेंज आया है, यानी हमें किसी चीज का ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड का मतलब होता है किसी भी चीज में ओवर द लॉन्गर टाइम पीरियड क्या चेंज आया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो ट्रेंड देखना है, लेट अस सपोज कि भाई हाइब्रिड कार की सेल्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए हाइब्रिड कार जब लॉन्च हुई होंगी या जब आई होंगी तो
उसकी मतलब ये नहीं होता कि भाई विद इन अ सेकंड जो है वो किसी चीज की डिमांड क्रिएट हो जाए, विद इन अ सेकंड जो है आपको उसकी जो है वो आपको लोगों का जो है स्विच नजर आता है कि लोग जो है वो स्विच हो गए उसके ऊपर। हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हाइब्रिड कार जो है वो एफिशिएंट है, हमें जो है वो बेनिफिट होता है, लाइक हमें सेविंग हो रही है। इस चीज को लोगों ने ऐसे रियलाइज किया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर लोगों का जो है वो शिफ्ट होना शुरू हुआ कि हम हाइब्रिड कार पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो चेंज है कि भाई लोग जो है वो नॉन हाइब्रिड से हाइब्रिड पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये विद इन लाइक डे नहीं आया होगा, तो ज़ाहिर है कुछ टाइम लग गया, कुछ साल लग गए, ठीक है। तो ऐसी किसी भी चीज की, किसी भी चीज में आने वाले चेंज को हम मेजर करें, जो चेंज एक ओवर द टाइम पीरियड आया, तो उसे हम बोलते हैं कि भाई ये ट्रेंड है, ठीक है। तो ट्रेंड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लाइन ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज का ट्रेंड दिखाना है ना आपको, कि ट्रेंड का मतलब कि इसमें क्या चेंज आया है एक पूरे अरसे के ऊपर या एक लॉन्गर टाइम पीरियड के ऊपर, तो उसको हम ट्रेंड बोलते हैं कि भाई किसी चीज में क्या चेंज आया है, किसी चीज में क्या चेंज आया है एक अरसे दराज के ऊपर, उसे हम बोलते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड जो है वो हम लाइन ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोग जो है अब इस बात को रियलाइज करते हैं कि अब जो है वो लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम मैट्रिकुलेशन टू ओए लेवल्स, सही है। कि अब लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं कि जो है वो ओए लेवल जो है वो किया जाए, इसकी तरफ जो है लोगों की प्रेफरेंस बढ़ रही है। अब ये भी जो चेंज आया, ये भी एकदम से रातों रात नहीं आया, इसमें भी कुछ साल लग गए, पूरा अच्छा खासा टाइम लगा कि अब लोग को ये चीज रियलाइज हो रही है कि भाई ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। तो ये भी है ना एक लॉन्गर टर्म चेंज है। तो लॉन्गर टर्म चेंज है ना, जब हम ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लाइन ग्राफ जो है बेहतर रहता है। फिर एक होता है बार चार्ट, यहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई है। एक होता है बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट कौन सा है? देखिए इसमें ना इस तरह से क्या बने होते हैं, बार्स बने होते हैं, ठीक है बेटा। बार चार्ट में क्या बने होते हैं, इस तरह से बार्स बने होते हैं। ये जो बार की लेंथ है ना, ये इंडिकेट करती है भी कब क्या चीज हाइयर और कब क्या चीज लोअर है, लाइक सबसे ज्यादा हाइयर वन ये है, ठीक है। तो इस तरह से जो बार चार्ट होते हैं ना, इसमें बार्स बने होते हैं, और बार्स की लेंथ इंडिकेट करती है कि भाई क्या चीज सबसे हाईएस्ट पर, क्या चीज सबसे लोएस्ट पर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि हम बार चार्ट में ना हम कोई भी चीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया कि लेट अस सपोज कि भाई हमारी फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये जो छोटी सी डायग्राम बनी भी नहीं, बार चार्ट बना हुआ है, ये छोटी सी डायग्राम है, क्या बना हुआ है ये बार चार्ट बना हुआ है। एक सेकेंड, ये देखें, ये जो डायग्राम है ना, ये बार चार्ट की है। इसको बार चार्ट क्यों बोलते हैं? इसमें क्या बने हुए हैं, बार्स बने हुए हैं। जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये बार्स है, ठीक है। अब इसमें होता है कि इनकी जो लेंथ होती है इंडिकेट करते हैं कि सबसे हाईएस्ट क्या चीज थी, सबसे लोएस्ट क्या चीज थी। इस तरह से बार्स की जो लेंथ है वो इंडिकेट कर रही होती है। अब इस पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेटेस्ट सपोज कि हमारे क्या एक्सपेंडिचर रहे 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में। तो ऐसे ही हम एक एक टाइम पीरियड के ऊपर अपनी किसी भी चीज को रख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि अभी हमारी क्या सेल्स रही है, 2001 में क्या सेल्स थी, 2002 में क्या सेल्स थी, 2003 में क्या सेल्स थी, ठीक है। तो इस तरह से एक अरसे दराज के ऊपर हम अपनी जो है वो परफॉर्मेंस को इस तरह से इसके ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि भाई सबसे हाईएस्ट कब थी और सबसे लोएस्ट कब थी, ठीक है। कब थी यानी सबसे हाईएस्ट किस पीरियड में थी और सबसे लोएस्ट किस पीरियड में थी। तो इस तरह से भी हमें कंपैरिजन में हेल्प करती है। ये जो लेंथ है ना बार्स की, इंडिकेट कर रही है, ये कंपैरिजन में हेल्प कर रही है कि भाई हाईएस्ट चीज कब है, लोएस्ट चीज कब है, ठीक है। तो हम इसमें अपनी परफॉर्मेंस को, यानी अपनी ही आप देख लो कि अपनी सेल्स आपने रिकॉर्ड कर ली कि भाई क्या सेल्स है पहले साल में, क्या सेल है दूसरे साल में, क्या सेल तीसरे साल में, या अपने खर्चे रख लिए, अपने प्रॉफिट रख ली। तो इस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर बार चार्ट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें बार की लेंथ बताएगी भी कब क्या चीज हाईयर है कब क्या चीज लोअर है। इससे कंपैरिजंस जो है वो आसान हो जाते हैं, इससे कंपैरिजन क्या होते हैं, आसान होते हैं, ठीक है। तो बार चार्ट जो है हमें कंपैरिजन में हेल्प करता है कि हमने जो है वो कुछ सालों के ऊपर जो है अपनी परफॉर्मेंस क्या मेजर कर लिया कि कोई प्रॉफिट क्या रहे इन सालों में, क्या रही कॉस्ट इन सालों में, क्या रही रेवेन्यूज इन सालों में। और फिर हमें जो है ना बार की लेंथ इंडिकेट कर दिया कि भी यहाँ पे कंपेयर कर दिया कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे सबसे कम है, इस तरह से। तो ट्रेंड डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लाइन ग्राफ, इस तरह से कंपेरिजन करने के लिए बार चार्ट। फिर पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली क्या है? लेकिन पाई चार्ट क्यों बोलते हैं? इसमें देखो इसकी शेप ही किसकी है, पाई शेप बनी होती है। इसमें ये होता है कि अब देखिए इसमें पीसेस बने हुए हैं, इसमें पीसेस बने हुए हैं। अच्छा, अब इसमें ना परसेंटेजेस लिखी होती हैं कि लाइक 50%, 30%, इस तरह से। तो जो टोटल एलिमेंट है ना, टोटल एलिमेंट, इसमें ये दिखाया जाता है कि टोटल एलिमेंट में से किस चीज का कितना कितना पोर्शन है।
टोटल एलिमेंट में से किस चीज का कितना कितना पोर्शन है, ठीक है। तो आपको हर चीज का ना एक पोर्शन पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये दिखना है, आपने ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि हमने फॉर एग्जांपल आपकी जो मंथली इनकम है, आप मंथली इनकम कहाँ पर कैसे स्पेंड कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई हम इतने परसेंट हम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं फूड पर, इतने परसेंट हम स्पेंड कर रहे हैं ट्रैवलिंग पर, इतने परसेंट हम स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से एक पाई चार्ट बना के आप रेलेवेंट साइज अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आप शो कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि भी सबसे ज्यादा फॉर एग्जाम्पल इस पोर्शन में लग रहा है जो भी अमाउंट वगैरह है, उसके बाद सबसे कम जो है वो लेट अस सपोज यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ना पाई चार्ट में इस तरह से पोर्शन बने होते हैं, और पोर्शन का जो साइज होता है ना वो कम शो करता है कि कोई चीज का टोटल में कितना शेयर है, कि टोटल में से इसका शेयर कितना है, इसका कितना है, ठीक है। तो अगर हमारी इनकम लेट सपोज आपकी इनकम 50,000 है, आप ये दिखाना चाह रहे हो उस 50,000 को हमने कहाँ कहाँ किस तरह से स्पेंड किया, मतलब कितने परसेंट हमने फूड पे लगा दिया, कितने परसेंट हमने अपनी एजुकेशन पे स्पेंड किया, कितने परसेंट हमने ट्रैवलिंग पे स्पेंड किया। तो ऐसे आप पाई चार्ट बना सकते हो, दिखा सकते हो भी किस चीज़ का कितना कितना शेयर बन रहा है। जैसे अक्सर स्कूल्स में रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो बोर्ड पर इस तरह से पाई चार्ट बना के लगाते हैं कि हमारे इतने परसेंट का A+ आया, इतने परसेंट स्टूडेंट्स का E ग्रेड आया, इतने परसेंट का B ग्रेड आया। टोटल परसेंटेज में से कितने कितने परसेंट किसको मिल रहा है, तो हम जो है पाई चार्ट के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। टेबल न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें कॉलम्स वगैरह होते हैं, रॉज होती हैं, ठीक है। आप इस तरह से नंबर बेस्ड इन्फॉर्मेशन की हमारी क्या मंथली सेल्स रही हैं, तो आप इस तरह से जो है वो जनवरी कॉलम में सारे आपने उनकी सेल्स रिकॉर्ड कर ली, इस तरह से जो है वो हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए टेबल यूज करते हैं। तो डेटा प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्प्लेइंग के ऊपर बात हो रही है कि हम कैसे डिस्प्ले करें। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। देन बेटा देखिए नेक्स्ट, चेकिंग अकाउंटिंग डेटा। ये कह रहे हैं अकाउंटिंग डेटा मस्ट बी एक्यूरेट टू बी यूजफुल। देखिए अकाउंटिंग डेटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। अब वो एक्यूरेट जाहिर है या नहीं, वो यानी बेसिकली वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज मिस्टेक, अकाउंटिंग डेटा must be periodically checked with the other data sources to verify its correctness। देखिए बेसिकली जो अगर हम बात करें ना एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी मेक श्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ एक्शंस, कुछ आपको जो है वो कुछ काम करने पड़ते हैं जिससे एक्यूरेसी जो इम्प्रूव हो। जैसे आप रेगुलरली चेक करो चीज़ों को कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, चीज़ें कितनी करेक्ट है, सब चीज़ें ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली चेकिंग अकाउंटिंग डेटा के ऊपर कि हमने बेसिकली डेटा को किस तरह से चेक करना है कि वो एक्यूरेट रहे, वो जो है वो करेक्ट रहे, उसमें मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, कंपेयरिंग टू सोर्स फाइनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कि आप ट्रांजेक्शन को कंपेयर करो उसके ओरिजिनल या सोर्स डॉक्यूमेंट से, ठीक है। क्या मतलब है भाई, सेल्स ट्रांजेक्शन जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपको वेरीफाई करनी है सेल्स की ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपको इनवॉइस होगी, आपके से इनवॉइस होगी भाई, आप उससे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यानी कोई बेसिकली आपको कंपेयर आप कर सकते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से, जिसके थ्रू आप उसे चेक कर सको, ठीक है। कि ओरिजिनल इनवॉइस पर क्या अमाउंट लिखा हुआ है, सही है, और आपके सिस्टम में चीज कितने की शो हो रही है। फिर इसके अलावा क्वेरिंग पर्सनल ऑन, यानी आप इसके अलावा जो है लोगों के थ्रू भी जो है वो चीजें कंफर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो। भाई जिसने ट्रांजेक्शन इनिशिएट की थी आप उससे कंफर्मेशन ले सकते हो, मतलब चीजों को वेरीफाई या मैच कर सकते हो, उसके थ्रू जो है चेकिंग कर सकते हो। या फिर जिसने चीजों को अप्रूव किया था आप उससे भी जो है वो उसके थ्रू भी चीज जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटा जो है वो पीरियड वाइज, मतलब थोड़े टाइम बाद कुछ आपके यहाँ कुछ ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, कुछ तरीकेकार होना चाहिए कि चीजें चेक होती रहे, उनमें चेकिंग बैलेंस मौजूद रहे, कोई भी मिस्टेक्स वगैरह ताकि वो सामने आती रहे, ठीक है, ताकि चीजें आपकी करेक्ट रहे। तो एक चीज होती है कि आप सोर्स डॉक्यूमेंट के से मैच करो ताकि कोई डिफरेंस है वो हाईलाइट हो जाए, कोई एरर है वो सामने आ जाए, ताकि चीज करेक्ट रहे। आप लोगों के थ्रू भी चीजें कंफर्मेशन या क्वेरी वगैरह से कर सकते हो कि भाई जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन शुरू हुई थी या जिसने अप्रूव की थी, कोई चीज आपको वेरीफाई करनी हो, कोई चीज कंफर्म करनी है, आप उनको भी यूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा एक चीज लिखी हुई है एनालाइजिंग ट्रेंड्स पैटर्न एंड रेशियोज, कि आप जो है वो ट्रेंड्स वगैरह, ट्रेंड का मतलब होता है कंसिस्टेंट चेंज ओवर टाइम। जैसे आपने पढ़ा ना कि अभी एक लॉन्गर टर्म में किसी भी चीज में चेंज आ रहा है वो ट्रेंड है बेसिकली। पैटर्न का मतलब होता है रिपीटेड मूवमेंट, कि भाई जो रिपीटेडली चीजें देखी जाए। जैसे
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो वुलन क्लॉथ का काम है, यानी सर्दियों के कपड़ों का आपका काम है, ठीक है। अब जाहिर है आपकी जो सेल होती होगी वो हर साल दिसंबर में सबसे हाईएस्ट होती होगी, सही है। तो ये आपके काम का एक पैटर्न है, यानी आपके उसका एक पैटर्न है कि भाई हर साल जो है वो सेल्स कब हाई होती है, लेट सपोज वो हाईयर होती है दिसंबर में, ठीक है। तो पैटर्न का मतलब होता है किसी चीज की रिपीटेड मूवमेंट। तो अगर हर दफा ये चीज होती आ रही है, इस दफा नहीं हुई, तो अगेन आप एक चीज को चेक कर सकते हो कि इसके पीछे क्या कोई एरर है, कोई भी चीज इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर रेशियोज वगैरह भी कैलकुलेट किए जाते हैं, इनसे भी जो है वो चीजें जो है वो चेक वगैरह मिस्टेक्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली जो है वो ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स वगैरह से भी वेरीफाई करना, ये सब चीजें, ठीक है। तो सिंपली चेकिंग अकाउंटिंग डेटा का मतलब है भी अकाउंटिंग डेटा यूजफुल होना, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट होगा तो ही यूजफुल होगा, ठीक है। अब एक्यूरेसी को मेक श्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जो है वो मिस्टेक्स वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई करते रहें, और रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर मिस्टेक्स ठीक हो जाएं, चीजें जो है वो करेक्ट रहे, ठीक है। इसके लिए हम कंपेरिजन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच कर सकते हैं, यानी कि हम पर्सन के थ्रू कंफर्मेशन ले सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम ट्रेंड्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन डेटा एंट्री एरर, देखिए डेटा एंट्री का मतलब क्या है, सिस्टम में आप डेटा को एंटर करो तो डेटा एंट्री कहेंगे। सो अब जाहिर डेटा एंट्री का काम आमतौर पर जाहिर इंसान ही कर रहे होते हैं, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब वो मिस्टेक्स किस किस तरह की हो सकती हैं, आपने पूरा चैप्टर एक एरर्स का पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको उसमें बताया भी बहुत तरह के एरर्स होते हैं। अब यहाँ इन्होंने पहले एग्जाम्पल इसके दी हुई ट्रांसपोजिशन एरर की भी 560 था, मिस्टेकली 650 लिख दिया, बेटा हो जाता है इस तरह से, 560 था आपने कितना 650 लिख दिया, यानी डिजिट्स रीलोकेट हो गए। तो इस तरह के एरर्स भी होते हैं। या जो काम कर रहा है उसके पास भी वो जो ट्रेनिंग है उसको ट्रेनिंग नहीं है सच। पोर हैंड राइटिंग भी, आपकी राइटिंग बहुत खराब है, आपने जो लिखा है वो पढ़ने भी नहीं आ रहा है, आपने लिखा है 1000, सामने वाले ने उसको पढ़ लिया 100, आपकी राइटिंग कितनी अजीब है, ठीक है। फिर कोई डॉक्यूमेंट कोई गायब है सिस्टम से, तो शायद वो जो है वो पोस्ट ना हुआ हो, तो उसके डिफरेंट चीजें आ रही हो, चीजें चीजों में गड़बड़ हुई हो, ठीक है। या फिर किसी ने फ्रॉड वगैरह भी किया हो इंटेंशनली कोई, सही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है कि डेटा इन यानी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है कि इनएक्यूरेट डेटा की सब एग्जांपल्स होती है, ठीक है। तो हमें ये करना है कि भी एक्यूरेसी को मेक श्योर रखना है लोगों को, यानी एक्यूरेसी को मेक श्योर रखने के लिए हमें इसको चेक करते रहना है ताकि मिस्टेक्स हाईलाइट हो, चीजें करेक्टेड रहे, ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स दी इन्होंने आपको कि किस तरह के एरर्स जो है वो हो सकते हैं या होते हैं आमतौर पे। अब देखिए बेटा, ऊपर हमने जो एग्जाम्पल ऑफ एरर्स देखी हैं उन्हें मिनिमाइज करने के लिए हम क्या चीजें जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने ऊपर एक लिखा था कि भाई जो ट्रेनीज हैं वो ट्रेन नहीं है, इसलिए वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप उन्हें ट्रेनिंग दो, सही है। आप उन्हें ट्रेनिंग दो, आप उनके सुपरवाइजर्स को हायर करो, ताकि काम काम की सुपरविजन होती रहे, काम की सुपरविजन होगी तो काम की एक्यूरेसी और इम्प्रूव होगी, ठीक है। फिर आप जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन जो उन्होंने रिकॉर्ड की उसमें से कुछ सैंपल ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करके आप उनको जो है वो चेक कर लो। जैसे अगर उन्होंने 100 ट्रांजेक्शन की है, इनपुट किए, तो आप उसमें 5 का सैंपल लो और वो चेक करो 5 ठीक है या नहीं है। इस तरह सैंपलिंग की बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि अगर ये काम ठीक किया तो चांसेस है बाकी भी ठीक किया होगा, सही है। इसके अलावा भी आप जो है वो देखिए डॉक्यूमेंट से कंपेयर करो, सब ऊपर मैंने बात पढ़ी थी। इसके अलावा स्टाफ ओवरलोड ना हो, देखिए अगर एक स्टाफ ओवर बर्डन है, ओवरलोड, तो जाहिर है अगर उसके काम का बर्डन है, शायद इस वजह से भी उससे मिस्टेक के चांसेस बढ़ सकते हैं कि उससे मिस्टेक हो जाए। तो ओवरलोड स्टाफ नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने काम से फोकस कर सकें, काम सही से कर सकें। इसके अलावा ऑटोमेटिक डेटा एंट्री के प्रोसीजर पे आप जितने मैक्सिमम अप्लाई कर सको आप वो करो। जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर्स होते हैं, तो इससे जो है वो डायरेक्टली चीजें स्कैन हो जाएंगी। तो इससे भी होता है कि भाई बहुत सारी चीजें टाइपिंग वगैरह और काम से मिस्टेक से हो रही है वो कम हो जाएंगे, स्टेप्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा भी ऑटोमेटिक चेकिंग वगैरह के भी सिस्टम्स वगैरह होते हैं, वो सब भी हम इम्प्लीमेंट करो। तो ये कुछ जो है वो स्टेप्स थे जो इम्प्लीमेंट करके हम लोग जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं ये जो एरर्स है इनको, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, सुपरविजन करके, सैम्पलिंग की बेसिस पे चेक करके, स्टाफ ओवरलोड ना हो, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट वन, देखिए टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर अकाउंटिंग डेटा प्रोसेसिंग। देखिए अकाउंटिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं, क्या टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब
देखिए डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है डेटा इनपुट। यानी डेटा इनपुट होता है, सबसे पहले देखो आप डेटा इनपुट करोगे, यानी जो सेल्स आपने की है उनको आप सिस्टम में पहले इनपुट करोगे, उनकी डिटेल्स को, ट्रांजेक्शन की डिटेल को हम पहले सिस्टम में इनपुट करते हैं। तो पहला स्टेप होता है डेटा को इनपुट करना। जब आप इनपुट कर दोगे फिर उससे प्रोसेसिंग शुरू होती है, फिर वो चीज प्रोसेस होती है और फिर आपको एंड में एक आउटपुट जो है वो मिलता है। तो पहला काम होता है इनपुट करना, फिर वो चीज प्रोसेसिंग में जाती है और फिर आपको जो है वो चीज फाइनली आउटकम, यानी आउटपुट की बेसिस में आपको जो है वो मिलती है। तो डेटा पहले इनपुट किया जाएगा, देन प्रोसेस होगा, फिर आपको जो है वो आउटपुट जो है वो अवेलेबल होगा, ठीक है। अब डेटा इनपुट कैसे कर सकते हैं भाई, आप टाइप करके इंटर करते हो ट्रांजेक्शन की डिटेल, या आपने इनवॉइसेस सारी रखी और आपने उसको जो है वो टाइप करवाया और आपने सिस्टम में इनपुट कर दिया, डेटा टाइप होकर इंटर होता है, ठीक है। जो बुक कीपिंग का काम करते हैं वो ये तो करते हैं कि सारी जो है वो ट्रांजेक्शन इनके बाद डिटेल होती है, उन्हें वो जो है वो टाइप करके सिस्टम में इनपुट करते हैं। देन बारकोड रीडर्स, देखिए जब किसी प्रोडक्ट पे लाइक बारकोड लगा होता है तो आप उसे स्कैन करते हो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के सामने आ जाती है। तो इस तरह से जो है वो बारकोड्स की हेल्प से भी जो है आप चीज़ों को एंटर कर सकते हो। अगर आप जैसे बिलिंग काउंटर पे जाते हो, आपने प्रोडक्ट लिया तो बारकोड लगा हुआ है, तो जैसे ही वो बारकोड को अपनी मशीन से स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उनके सामने आ जाएगी। तो बारकोड रीडर्स डिवाइसेस होती हैं, तो बारकोड रीड करके भी जो है वो डेटा जो है वो इनपुट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग भी एक ऑप्शन है कि भाई आप देखो आपकी जो चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये होता है कि भाई आपने तो ऑनलाइन को ट्रांसफर कर दिया, ऑनलाइन को आपके पास पेमेंट आ गई, तो वो सब चीजें जो है वो फॉरन फॉरन जो है वो आपके सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं, वहाँ पे जो है वो कनेक्टेड होता है, वहाँ पे फॉरन फॉरन जो अपडेशन चल रही होती है। इसके अलावा कुछ जो है वो जहाँ पे कुछ कार्ड यूज होते हैं, कार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे कुछ इन्होंने जो है वो कुछ ऑयस्टर कार्ड या कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो बेसिकली कुछ कार्ड्स होते हैं जिनमें आपके पास आप टॉपअप कर सकते हो, यानी कुछ पैसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें योगा आपने एक अमाउंट ऐड कर दिया, आप कहीं पे कोई ट्रैवल कर रहे हो, उसके भी चार्जेस हैं, आपने जैसे जैसे हर कंट्री का इस तरह का तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है ना, तो आपने उसका एक कार्ड बनवा लिया, उसमें कुछ पैसे ऐड कर दिए, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने वो कार्ड यूज किया, उससे पॉइंट्स या अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा, आप उसके थ्रू ट्रैवल करते रहोगे, आप उसके थ्रू पे करते रहोगे, ठीक है। फिर मोबाइल डिवाइसेस भी होती हैं कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो इनके थ्रू भी डेटा जो है वो जो है वो इनपुट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इनपुट्स, कुछ एग्जांपल्स गिवन थी कि आप डायरेक्टली टाइप कर दें, आप जो है वो बारकोड रीडर यूज कर लें, आपको स्मार्ट कार्ड जैसे आप वो वहाँ पे इंसर्ट करोगे तो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली जो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आपने कोई ट्रांसफर कर दिया, कोई रिसीविंग कर दिया, ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन जो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा इनपुट की कुछ डिटेलिंग थी। देन डेटा की स्टोरेज और प्रोसेसिंग में बात हो रही है। लेकिन डेटा स्टोरेज कैसे होती है, डेटा स्टोरेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन है भाई, आपके पास जो है वो आपके जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सीपीयूज हैं, जो सर्वर्स हैं, आप उस पर डेटा स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है क्लाउड, क्लाउड का ऑप्शन होता है, देखिए जैसे एप्पल में हमारे पास आई क्लाउड का एक ऑप्शन होता है कि आपने अकाउंट बना लिया क्लाउड के ऊपर। अब जब भी आप कोई अपना मोबाइल चेंज करते हो, एप्पल का अपना आईफोन लिया, आपको सब अपनी क्लाउड पे आईडी डाली, आपको सब चीजें वहां पे जो है वो जो आपकी पूरा एज इट इज आपको जो है सब चीजें वहां मिल जाती है। तो आप स्टोरेज जो है वो क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हो, आपके फिजिकल जो कंप्यूटर है इनपे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस जैसे यूएसबी वगैरह होती है, यूएसबी वगैरह भी आप स्टोरेज कर सकते हो। तो स्टोरेज की जो बात हो रही है, तो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, सीपीयूज वगैरह वो यूज होते हैं। इसके अलावा क्लाउड, क्या आपने जैसे मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दी, इसके अलावा जो ड्राइव, जो गूगल ड्राइव पे हम डेटा स्टोर करते हैं, वो ड्राइव पे भी ये होता है कि भी आपने जहां से भी आपने चाहो उसको एक्सेस कर लो, आपने जहां अपनी जीमेल आईडी लॉग इन की आपको वहां से चीजें मिल जाएंगी आपकी, तो उस पर वो चीजें स्टोर होती है। तो एक वो ऑप्शन भी होता है आपके पास। इसके अलावा यूएसबी वगैरह यूज कर सकते हो, स्प्रेडशीट पे आप चीजों को प्रेजेंट कर सकते हो। डेटाबेस स्टोरेज सॉफ्टवेयर है जिस पे डेटा स्टोर किया जाता है, तो ये भी स्टोरेज के लिए use होगा। फिर एक बता रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है वो एक प्रोसेस होता है ऑटोमेशन, यानी किस तरह से जो है वो प्रोसेसिंग होती है डेटा की। पहले डेटा कलेक्ट होता है, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर जाके वो जो है ना फाइनली जो है कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। डेटा कलेक्ट हुआ, ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुई, उसका फिर उसके बाद जब वो एनालाइज हुआ फर्दर जो है वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बेटा ये सारी जनरल जनरल डिस्कशन है, जनरल जनरल बातें, इन पे किसी तरह से वो टेस्ट कर ले, इसको पता होना चाहिए आपको कि डेटा इनपुट से रिगार्डिंग क्या क्या चीजें थी, स्टोरेज के लिए क्या क्या ऑप्शन थे। पीरियड एंड रूटीन्स के भी, जब पीरियड एंड हो रहा है, लाइक मंथ एंड हो रहा है, साल एंड हो रहा है, तो पीरियड एंड पे क्या क्या आमतौर पे काम या रूटीन्स है जो कोई भी
आपको जो है यानी दिन क्या काम किए जाते होंगे। देखिए पीरियड एंड पे रिकंसिलिएशन, देखो मंथ एंड हुआ है ना, तो मंथ एंड हुआ है तो इस पीरियड के जो अकाउंट्स वगैरह वो सेटल करने हैं, तो आप चीजों को मैच कर सकते हो चेक करने के लिए भी सब चीजें करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, कि जो डिफरेंसेस है वो हाईलाइट होते हैं, वो करेक्ट हो जाए। फिर पीरियड के अंदर कुछ रिपोर्ट ही बनती है, जैसे जनवरी एंड हो गया, जनवरी की सेल्स रिपोर्ट बन रही है, प्रोडक्शन रिपोर्ट बन रही है, ठीक है। तो पीरियड पीरियड एंड के क्या क्या काम होते हैं आमतौर पर, रिकंसिलिएशंस करना, रिपोर्ट्स बनाना, क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करना, कोई एरर वगैरह से ठीक करना, सही है, कोई एरर आइडेंटिफाई हुआ उसे करेक्ट करना, ताकि हम ये मेक श्योर कर सकें भी अब अगले पीरियड का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो करेक्ट आएगा। तो पीरियड एंड रूटीन्स, कि पीरियड के एंड पे क्या रूटीन या क्या काम आमतौर पे किए जाते हैं। तो रिकंसिलिएशंस की जाती हैं, रिकंसाइल का मतलब होता है मैच करना, एग्री करना, था आपने पढ़ा है ना, बैंक रिकंसिलिएशन पूरा चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, कि इस तरह से हम मैच करते हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को। तो रिकंसिलिएशंस होती हैं पीरियड के एंड पर, फिर रिपोर्ट्स बनती है पीरियड के एंड पे, क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, जो एरर्स हैं वो करेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। देन डीलिंग विद एरर्स, ऊपर हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से जो है वो एरर्स का डील कर सकते हैं। ऊपर तो हमने खैर ये पढ़ा था किस तरह से एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, फिर हमने देखा था कि ट्रेनिंग वगैरह सबसे हम प्रोवाइड करें। अब डीलिंग विद एरर्स, भाई आप एरर्स को रिकंसाइल करने की कोशिश करो, मैच करने की कोशिश करो डिफरेंसेस को, ताकि एरर सॉल्व हो, एरर सॉर्ट आउट हो, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, भाई आपके यहाँ जो है वो कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एविडेंसेस हर चीज के मेंटेन होते हो, ताकि बाद में चेक करना, उनको वेरीफाई करना आसान हो। इसके अलावा भी आपके एक चेक एंड बैलेंस प्रॉपर सिस्टम हो, ताकि एरर्स वगैरह भी कम से कम हो, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स का मतलब है कि भाई वो प्रोसीजर्स आपने इम्प्लीमेंट किए हो, आपके ऐसे एक्शन मौजूद होंगे जिसकी वजह से जो है वो एरर्स जो है वो कम से कम हो, ठीक है। फिर जो चीज आपको एबनॉर्मल लग रही है, कोई सस्पेक्टेड कोई भी एरर है, आप उसे इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है, ताकि कोई भी जो चीज हाईलाइट हुई है वो चीज जब वो सॉर्ट आउट हो और एरर जो है वो मतलब रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप एबनॉर्मेलिटीज को भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करो। अब एक एक चीज होती है लाइक बहुत कोई मटीरियल सी सॉरी कोई इमटीरियल सी कोई एरर आया है, नहीं बहुत इमटीरियल सी चीज है, तो शायद आप उसे फिर भी लेट गो कर दो, लेकिन जो एक बहुत एबनॉर्मल या एक बहुत मटेरियल अमाउंट का एरर होगा उसे आप जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, उसे आपको जाहिर है आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कुछ आपको मेजर्स कि आप किस तरह से डील कर सकते हो एरर्स के साथ। तो आप इन्वेस्टिगेशन करो, इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर्स अप्लाई करो, कोई एबनॉर्मल चीज हाईलाइट होगी उससे आप जो है वो रिजॉल्व करो। देन ट्रेसिंग ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग, इसका मतलब क्या है, देखिए बेसिकली ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स का मतलब ये होता है कि आपने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, एक डिटेल आपने जो है ट्रांजेक्शन के ऊपर अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, सही है, कि डिटेल रिकॉर्ड बेसिकली आपने वेरीफाई किया कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, सब चीजें। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स, यानी इसको ट्रेस करना कि आपने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की स्टेप बाय स्टेप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, ठीक है, कि किसने क्या ट्रांजेक्शन कैसे की थी, नेक्स्ट स्टेप किसने किया था। तो इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं ट्रेसिंग ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स। तो डीलिंग विद एरर्स पे हम थे, तो हम एरर्स की इन्वेस्टिगेशन करें, अपने यहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर अप्लाई करें, एबनॉर्मलिटीज को हम लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट करें, सही है। फिर हर चीज की एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के पहले किसने क्या चीज इनिशिएट की, देन नेक्स्ट स्टेप किसने परफॉर्म किया, इस चीज में पूरा एक चीज चेक करें। देन पोस्टिंग ऑफ करेक्शंस, कि जो करेक्शंस हो वो साइमल्टेनियसली साथ साथ जो है अपडेटेड हो, करेक्शन जो है वो पोस्ट होती रहे, सही है, ताकि चीजें जो है वो करेक्ट हो जाए और एक रिकॉर्ड रखा जाए फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए भी, कि हमने ये चीज करेक्ट की थी पास में, ये चीज पास में ही अराइज हुई थी, दोबारा तो वो चीज अराइज नहीं हो रही इस तरह से, ठीक है। तो ये डीलिंग विद एरर्स था, कुछ पॉइंट्स वगैरह थे, ठीक है। सो डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर हम लोग, डेटा पहले इनपुट होगा, सही है, फिर प्रोसेसिंग में जाएगा, सही है, फिर प्रोसेसिंग में जाएगा, 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 फिर प्रोसेसिंग में
तो डेटा इनपुट प्रोसेस होने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो डेटा आउटपुट का आता है। अब डेटा आउटपुट जो है वो किस तरीके से हमें मिल सकता है, किसकी तरह से आउटपुट जो होता है, ठीक है। तो आउटपुट जो है बेसिकली रिपोर्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। फिर आपने ऊपर डैशबोर्ड का देखा था कि समराइज वे में जो है प्रेजेंट करना, फिर उसमें से ये कि यूजर जिसमें इंटरेस्टेड होगा उस पर क्लिक करके आगे उसमें उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जा सकता है, सही है। तो बेसिकली इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। देन बेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात हो रही है। देखिए जैसे मैनुअल अकाउंटिंग हो रही थी वैसे ही अकाउंटिंग कंप्यूटराइज भी हो सकती है। अब यहाँ भी वही तीन स्टेप्स हैं कि पहले इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स। बेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के फीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहला, a typical accounting computerized system comprises several modules to operate different business function। बेटा देखिए जो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी जो एक पूरा अगर सॉफ्टवेयर है ना अकाउंटिंग का, उसके अंदर जो है ना वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। देखिए अब स्पेसिफिकली जो है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात हो रही है। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये है कि भाई हमारे पास जो है ना, जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं अकाउंटिंग के, उसमें ना सेपरेट मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? देखिए मॉड्यूल जो होता है ना, मॉड्यूल हम ये कहते हैं कि पूरे सॉफ्टवेयर में से, यानी पूरा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में ये होता है कि भाई एक पार्ट सेल्स ट्रांजेक्शन को देख रहा है, एक पार्ट परचेजेस ट्रांजेक्शन को देख रहा है, एक पार्ट रिसीवेबल्स को देख रहा है, एक पार्ट पेबल को देख रहा है। तो एक पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर ना छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। ये छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल बेसिकली ये है कि भाई एक जो सॉफ्टवेयर है उसका एक छोटा पोर्शन है, यानी एक सॉफ्टवेयर में एक परचेज मॉड्यूल है जो परचेज को देख रहा है, एक सेल्स मॉड्यूल है जो सेल्स को देख रहा है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ना इस तरह से अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो हर मॉड्यूल अपने सेपरेट एरिया को डील कर रहा होता है। तो ये कंप्यूटर अकाउंटिंग का एक फायदा ये है कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। फिर कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर मैनेजमेंट मॉड्यूल, भी चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं। आपने सेल्स रिकॉर्ड की, जैसे ही आपका जो है वो समझ लेंगे आपका आपकी इन्वेंट्री भी रिड्यूस हो, आपकी इन्वेंट्री फौरन से अपडेट हो जाएगी। यहाँ आपने प्रोडक्ट बेचा, कितने यूनिट्स बिक गए हैं, एक तो सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, दूसरी तरफ आपको फौरन से आपका रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है कि भी अब इतने वेयर हाउस में यूनिट्स बच गए हैं, यानी इतने यूनिट्स अब में ही रह गए हैं। तो चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, कि चीजें कनेक्टेड होती हैं। आपने एक जगह चीजों को रिकॉर्ड किया, उसने ऑटोमेटिकली हर जगह बाकी अपडेट कर दिया। सेल्स रिकॉर्ड किया आपने, एक तरफ इनकम बुक हुई, वहीं से उसने ऑटोमेटिकली जो अपने जो इन्वेंट्री थी से भी कम कर दिया। आपने परचेज की ट्रांजेक्शन जैसे रिकॉर्ड किया, ऑटोमेटिकली जो है वो पेबल्स वगैरह सब चीजें जो है इन्वेंट्री सब चीजें खुद ब खुद अपडेट हो गई, ठीक है। फिर बैकअप्स वगैरह के ऑप्शंस होते हैं कि चीजें अगर मिसप्लेस हो जाती कोई डेटा लॉस हो गया तो आप उसे रिकवर कर सको, ठीक है। फिर आप आपके लिए इसमें यहाँ पे डेटा को अमेंड करना बहुत आसान होता है। क्या आपने एक सेल में जाके आपने एक नंबर को चेंज किया, ऑटोमेटिकली सब कुछ जो है अमेंड हो गया, सब कुछ जो है अपडेट हो गया, ठीक है। फिर बहुत सारे जो बेसिक ऐसे जो ह्यूमन एरर्स थे उनके चांसेस कम हो जाते हैं। जाहिर है अब कंप्यूटर अकाउंटिंग में ये होता है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है, थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है वो काम की बेहतर हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। फिर रियल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। रियल टाइम का मतलब होता है कि चीजें साथ साथ अपडेटेड रहती हैं। मतलब रियल टाइम का मतलब होता है कि जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन इनपुट की, फौरन से अपडेट हो गई। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में ही होता है, तभी आपने सिस्टम में जैसे ही एक चीज को आपने इंटर किया, फौरन से वो साथ ही अपडेट हो जाता है, तो रियल टाइम जो है वो काम चल रहा होता है। फिर यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए। एग्जांपल ऑफ आउटपुट रिपोर्ट फ्रॉम रिसीवेबल लेजर सिस्टम के, रिसीवेबल लेजर से क्या क्या रिपोर्ट्स निकल सकती हैं, सेल्स की और कस्टमर की स्टेटमेंट और ये सब चीजें। और आउटपुट रिपोर्ट्स रिगार्डिंग टू पेबल, इनसे क्या निकल सकता है, कोई सप्लायर का बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये सब चीजें, ठीक है। फिर एक टॉपिक है बेटा डेस्कटॉप वर्सेस क्लाउड अकाउंटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। डेस्कटॉप वर्सेस क्लाउड अकाउंटिंग, देखिए जैसे क्या मतलब है डेस्कटॉप अकाउंटिंग का और क्लाउड अकाउंटिंग का। भाई अगर हम चीजों को अपने सिस्टम में, अपने जैसे आप अपने पास अपने सिस्टम में आप स्टोर कर रहे हो, तो वो डेस्कटॉप पे कहलाएगी चीजें। जैसे मैंने अपने लैपटॉप में आपने कोई चीज है वो सेव की है तो वो डेस्कटॉप पे सेव है। लेकिन वही अगर आप जीमेल पे सेव करते हो, ड्राइव पे सेव करते हो, तो अपने क्लाउड पे सेव किया हुआ है, ठीक है। तो डेस्कटॉप का मतलब है कि आपका जो सिस्टम, आपका जो ऑन प्रेमिसेस जो सिस्टम है आपने उसमें सेव किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव में, तो वो डेस्कटॉप कहलाएगा, ठीक ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है वो आई क्लाउड पे सेव किया हुआ है, आपने ड्राइव पे जीमेल पे सेव किया हुआ है, तो वो कहलाएगा, मतलब वो क्लाउड अकाउंटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम इज होस्टेड, अपडेटेड एंड मेंटेन्ड ऑनलाइन, कि भाई
आप ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है कि आपने जो है अपलोड कर दिया, फिर आपने कहीं भी लॉगिन किया, वहां से आपने उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली एक होती है डेस्कटॉप अकाउंटिंग, जो हमारे सिस्टम्स हमारे कंप्यूटर्स में हम कर रहे हैं, स्टोरेज मेंटेनेंस, वो सब डेस्कटॉप अकाउंटिंग कहलाएगी। और जो आप जो है इस तरह से जीमेल के आप बैकअप्स रख रहे हो, जीमेल पे आप स्टोरेज कर रहे हो, या आपकी जो आई क्लाउड वगैरह को यूज कर रहे हो, ये क्लाउड अकाउंटिंग, क्लाउड किस में आता है, ठीक है। अब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी होते हैं और क्लाउड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अब जैसे आपने एक तो स्टोरेज की बात कर ली कि हम लैपटॉप में या सिस्टम में सेव कर सकते हैं, फिर हम जीमेल वगैरह भी सेव कर सकते हैं। ऐसे जो सॉफ्टवेयर है ना, यानी कुछ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ होते हैं क्लाउड सॉफ्टवेयर। यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे मेरे सिस्टम में क्रिएट हुए हुए हैं, मैं सिस्टम में इसको ही एक्सेस कर सकती हूँ, और मैं यानी मेरे सिस्टम पे इसका एक्सेस है और ये कहीं और नहीं चलेंगे, ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। यानी आपके पास कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन है कुछ भी इस तरह से जो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली डिजाइन है, या मेरे सिस्टम में ही चल सकती है और कहीं नहीं चलेगी, वो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब जैसे आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपने अब इस तरह की भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं कि आप अपने जहां से मर्जी चाहो एक्सेस कर लो। जैसे अब आपकी फेसबुक आईडी है, आप जहां से मर्जी लॉगिन कर सकते हैं, जहां से मर्जी आप लॉगिन कर सकते हो ना, वो चीज आपने किसी भी सिस्टम में, आपने किसी मोबाइल में जाके लॉगिन कर लिया, आपको वही सब चीजें मिल जाएंगी, आपका एज इट इज आपको पूरा अकाउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो चीजें क्लाउड के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसी सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो भी इस तरह के अवेलेबल है कि आपके पास जो है वो आईडी पासवर्ड जिस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, जहां पे लॉगिन करोगे आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अगर हम बात करेंगे ना एक्सेसिबिलिटी की, तो जो डेस्कटॉप वाला है, वो जिसके पास वो चीज इंस्टॉल्ड है वो ही उसको एक्सेस कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। यानी अगर मेरे सिस्टम में कोई चीज इंस्टॉल है सिस्टम, तो उसको अगर वो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है और मेरे मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, सिर्फ मैं ही उसको एक्सेस कर सकती हूँ, मल्टीपल लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि वो मतलब वो क्लाउड बेस है बेसिकली। तो आपने इसको जहां से मर्जी चाहो आप लॉग इन करोगे, आपने जैसे आपके पास इंटरनेट है, आपने आईडी पासवर्ड लॉग इन किया, आपने उसको वहां एक्सेस कर लिया। भाई आपको जीमेल आईडी लॉग इन करनी है, आप जहां मर्जी चले जाओ, आप जहाँ के जाके अपना लॉगिन अकाउंट कर सकते हो, सही है। तो वो क्लाउड उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उन्हें मल्टीपल लोग एक्सेस नहीं कर सकते, जिसके पास इंस्टॉल है वही एक्सेस कर सकता है। लेकिन क्लाउड सॉफ्टवेयर में क्या है कि उसे मल्टीपल लोग कहीं से भी इंटरनेट है तो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी की बात हो गई है कि भाई डेस्कटॉप में तो सिंगल एक्सेस ही होता है, जिसके पास है वही कर सकता है, लेकिन क्लाउड में मल्टीपल लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ जिसके पास इंटरनेट है, आईडी पासवर्ड है, वो उसको लॉगिन आराम से कर लेगा। फिर हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेट करनी है खुद मैनुअली करनी पड़ेगी। लेकिन उस क्लाउड सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि भी आप जैसे आप जीमेल, आप मतलब उन्हें पे करते हो सब्सक्रिप्शन, तो अब बाकी चीजें उनका काम होता है, मतलब चीजों का मेंटेन वगैरह करना सब चीजें। तो इसमें ऑटोमेटिकली सब काम हो रहा होता है, अपडेट्स बैकअप सब चीजें, ठीक है। फिर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में एक दफा खर्चा आता है, जबकि इसमें ये होता है कि हर दफा मंथली सब्सक्रिप्शन जाती है। जैसे आई क्लाउड की आप पे करते हो, या आप जीमेल वालों को सब्सक्रिप्शन पे करते हो ड्राइव की, तो इसे मंथली सब्सक्रिप्शन जा रही होती है। फिर इसकी कोई इसमें प्रॉपर देखो, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में नहीं प्रॉपर आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन इसमें जो है वो कोई इंस्टॉलेशन वगैरह ऐसे रिक्वायर्ड नहीं होती है। फिर इसमें जितनी भी सिक्योरिटी बेटा आपके सिस्टम या डेस्कटॉप पे मैटर करती है। डेस्कटॉप आपका सेफ है तो चीजें भी सेफ है। अगर डेस्कटॉप गुम गया, कुछ भी इस तरह का मसला हो गया, डेस्कटॉप चोरी हो गई, कुछ भी इस तरह से कोई भी मसले मसाइल आए, कोई ऑफिस में आग लग गई, सिस्टम तबाह हो गए, कुछ भी इस तरह का मसला है, तो डेटा आपका जाता रहेगा। जबकि यहाँ पे आपका डेटा क्लाउड के ऊपर है, जहाँ से मर्जी आप उसको लॉग इन कर सकते हो, वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न भी ज्यादा है, तो सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पर जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो डेस्कटॉप वर्सेस क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम्स। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, आप वहीं पूरे लॉगिन कर सकते हो, वहीं से यूज कर सकते हो, आप कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते हो। जिसके पास लैपटॉप है आपका, यानी इस लैपटॉप में जो चीज़ है उसको इसी लैपटॉप से मैं ही लॉगिन कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकेगा। लेकिन क्लाउड पे जो चीज़ है उसे आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो, आपने डेटा एंट्री किया अपना और आपने उसको लॉगिन कर लिया, तो मल्टीपल लोग एक्सेस भी कर सकते हैं। फिर डेस्कटॉप वाले में क्या है कि अपडेट खुद करना पड़ता है, जबकि इसमें जो है वो ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट होती रहती हैं। वन टाइम इसमें जो है वो कॉस्ट आती है, लेकिन इसमें जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन जारी होती है। फिर इसके अलावा इसमें इंस्टॉलेशन प्रॉपर सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, चीजें इंस्टॉल की जाती हैं, कि इसमें ऐसा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। फिर इसमें सारी सिक्योरिटी आपके सिस्टम पे मैटर करती है, जबकि इसमें जो है वो थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा मतलब रखे जाते हैं, देखा जाता है। डेटा रिस्क एंड सिक्योरिटी। अब कुछ डेटा सिक्योरिटी और बेटा कुछ चीजें कि आपका जो डेटा है आपके सिस्टम में है या फिर कहीं भी, तो उसकी सेफ्टी के क्या क्या कंसर्न्स हैं, या उसको रिस्क क्या क्या होते हैं। अगर आपका वही डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है या डेस्कटॉप पे चीज है, तो अगर डेस्कटॉप कल को डिस्ट्रॉय होता है, आग लगती कुछ भी, तो आपका डेटा भी जा सकता है, तो ये भी एक रिस्क होता है। फिर
अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह का इशू आ गया तो भी आपके डेटा डेटा को जो है वो खतरा हो सकता है, ठीक है। फिर किसी ने जो है वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया अनऑथराइज्ड में, किसी भी तरह से एक्सेस कर लिया, आपके डेटा को चोरी कर लिया, ये भी एक रिस्क रहता है, ठीक है। कभी कभार आपके एम्प्लॉयज जानते हुए या मिस्टेकनली भी ये काम कर सकते हैं कि डेटा उनसे आगे शेयर हो गया कुछ भी इस तरह से। तो कुछ रिस्क मेंशन है कि डेटा को किस किस तरह के रिस्क होते हैं, ठीक है, कि डेटा को किस किस तरह के जो है वो रिस्क होते हैं, ठीक है। सो डेटा रिस्क एंड सिक्योरिटी, तो डेटा सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, सही है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप कोई आपका लाइक आपका अकाउंट फेसबुक के ऊपर है, जाहिर है आपको डेटा उनके पास भी होता है। अब वहां पर भी जो है वो सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। आपने देखा ना, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसकी जो है ना पूरा आगे सेफ्टी के पहले जो है स्टेटमेंट आते हैं, आप सब एग्री करवाते हैं, सब चीजें। वो हर जगह पे सेफ्टी कंसर्न्स मौजूद है, सही है। तो कहीं से भी आपका डेटा कहीं मिसयूज ना हो जाए, किसी कहीं से भी कोई रिस्क ना हो, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टिंग डेटा हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा प्रॉपरली जो है वो लॉज अप्लाई होते हैं इसके ऊपर भी, कि जाहिर है डेटा का कोई भी यानी जो रिस्क है उससे बचाया जा सके, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो लॉज भी अप्लाई होते हैं कि भाई अगर कहीं पे कोई ब्रीच आता है तो फिर जाहिर है ब्रीच किसी ने भी किया तो उसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन वगैरह जो है वो हो सके, ठीक है। फिर रिस्क क्या क्या है, कुछ जनरल रिस्क हमने देख ली है। रिस्क मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दें, किस तरह से उन्हें जो है वो जो है रेगुलरली पासवर्ड्स अपडेट करते रहने हैं। कहीं भी उन्हें जो है वो कोई फ्रॉडुलेंट या कोई इस तरह की जो है वो एक्टिविटी नजर आती है कुछ भी इस तरह से, उसको फौरन से जो है वो रिपोर्ट करें, ठीक है। फिर आपके जो सिस्टम्स है उनकी फिजिकल सिक्योरिटी मैटर करती है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट एक्सेस एंड कंट्रोल, कि भी एक्सेस जो है वो लिमिटेड लोगों के पास होना चाहिए चीजों का, ताकि जितना कम लोगों के पास एक्सेस होगा उतना ही रिस्क भी जो है वो कम, एक तरह से चीजें थोड़ी जो सेफ रहेंगी, ठीक है। फिर आपके जो जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो भी जो है वो कह रहे हैं अपडेटेड हो, उनमें जो है सेफ्टी वगैरह की सारी जो है वो अपडेट्स वगैरह मौजूद हो, ठीक है। देन स्टेब्लिश गुड डिस्पोजल प्रैक्टिस, कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स यानी मतलब कोई भी चीज आपको नहीं चाहिए, यानी स्टेब्लिश गुड डिस्पोजल प्रैक्टिस, कि भाई वो चीजें आपके काम की नहीं है, उसे भी आपने एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू बेटा डिस्पोज ऑफ करना है। भाई कोई कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 10 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके अब काम की नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स को बाहर फेंकेंगे? नहीं बेटा, उसको डिस्ट्रॉय करना है किसी प्रॉपर मैनर में। तो डिस्पोजल की भी गुड प्रैक्टिसेस अप्लाई होनी चाहिए, कि चाहे वो चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में है, जो आपको नहीं चाहिए उसे किसी सेफ मैनर में आप डिस्पोज ऑफ कर दो, उससे ताकि जिसकी चीज को नुकसान ना पहुंचे, सही है। तो बेसिकली आप ये देख लो कि डेटा रिस्क क्या क्या रिस्क हो सकते हैं सिस्टम से रिगार्डिंग, कोई रिस्क, कोई वायरसेस वगैरह का रिस्क, किसी ने इंटेंशनली कोई नुकसान पहुंचा दिया, कैसे से आपने कवर अप करना है, लोगों को ट्रेनिंग दें, सिस्टम की सिक्योरिटी पे ध्यान रखें, इन सब चीजों का आप ध्यान दें, सही है। सो ये कुछ थ्योरेटिकल इश्यूज थे, इस समय आप देखें हमने जो कवर अप किए हैं। पहले करेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंसी, मतलब रेलेवेंट चीज होनी चाहिए, वो यूजफुल होंगी। फेथफुली करेक्ट नहीं चाहिए, मतलब सच्ची हो झूठी ना हो, सही है। न्यूट्रल हो, कंप्लीट हो, फ्री फ्रॉम एरर हो, कंपेरेबल हो, वेरीफाई हो सकती हो, टाइम पे अवेलेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। थ्योरी थोड़ी ड्राई होती है लेकिन ये कुछ स्टडी में थी, कुछ काम की चीजें। फिर लोकेटिंग अकाउंटिंग डेटा, कैसे लोकेट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगी, इस तरह से डैशबोर्ड्स की फॉर्म में। अभी देखो डैशबोर्ड पे जो है मल्टीपल चीजें समराइज फॉर्म में है, जिसमें यूजर इंटरेस्टेड होगा उस पर क्लिक करेगा, उसकी डिटेल उसको मिल जाएगी। फिर डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हो, आपने किसी की ट्रांजेक्शन का नंबर, आपने इनवॉइस नंबर इनपुट कर दिया आपने, या कोई कोड था आपने वो इनपुट कर दिया, कस्टम बेस्ड कोई क्वेरी है वो आपने जो है वो सर्च कर ली, ठीक है। फिर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, टेबल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स में देखो लाइन ग्राफ था ट्रेंड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बार चार्ट्स कंपैरिजन के लिए, पाई चार्ट कि किस चीज का कितने परसेंट बन रहा है आउट ऑफ टोटल। फिर इसके अलावा टेबल्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर चेकिंग अकाउंटिंग डेटा चेक कैसे कर सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर लें। फिर चेक करने का मतलब है कि आप जो पर्सन इन्वॉल्व है उनसे आप जो है वो क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटा एंट्री एरर्स थे, ये कुछ कॉमन एरर्स थे। एरर्स को हम कैसे जो है कम कर सकते हैं, ट्रेनिंग देंगे, सुपरविजन से, सब चीजें थी, ठीक है। फिर डेटा एंट्री मतलब डेटा इनपुट, टाइपिंग, बार कोड और ऑनलाइन डिवाइसेस, स्मार्ट कार्ड्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर स्टोरेज प्रोसेसिंग, इनमें बात हो रही है सर्वर्स यानी जो सिस्टम्स में जो स्टोर हो रहा है डेटा,
इसके अलावा अलग से डिवाइसेस भी होती हैं, यूएसबी वगैरह, स्प्रेडशीट डेटा प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हो, डेटाबेस स्टोरेज के लिए यूज करेंगे। फिर ये इनपुट, डेटा कलेक्ट होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। पीरियड एंड क्या काम करते हैं हम लोग, रिकंसिलिएशंस, क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करना, डीलिंग विद एरर्स, कैसे डील करेंगे एरर को, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सही है, कोई कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको आप जो है इन्वेस्टिगेट करो, सही है। फिर डेटा आउटपुट, आउटपुट किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, इस तरह से, ठीक है। फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, फिर फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें सेवरल मॉड्यूल्स होते हैं, चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, बैकअप के ऑप्शंस होते हैं इसमें, चीजों को अमेंड करना आसान हो जाता है, एरर के चांसेस कम होते हैं, रियल टाइम में काम हो रहा होता है। फिर डेस्कटॉप वर्सेस क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप जो ऑन प्रेमिसेस आपके सिस्टम में है, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, जबकि क्लाउड जो एक जो है वो सॉफ्टवेयर के बेस्ड, सॉफ्टवेयर के ऊपर जो काम हो रहा है प्रॉपर। फिर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कि हमारे वो लैपटॉप में चीज है, हम उसको वहीं से ही एक्सेस कर सकते हैं, कहीं और से वो चीज एक्सेस नहीं होगी। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कहीं से आप एक्सेस कर सकते हो। फिर डेटा को क्या रिस्क होते हैं और क्या इनके सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। तो हमने काफी सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किए हैं, ये आपके स्टडी में जो है वो मौजूद थे। होपफुली सब चीजें क्लियर रही होंगी, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।